गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर फाइन। बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने लास्ट जो वीडियो देखा था वो इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड था। क्योंकि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इस सेशन के लिए ड्यू टू कोविड-19 वो आपको डिलीट किया गया है। सिर्फ इसके अंदर आपने इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स उसको आपने ध्यान रखना है, और वो हमने लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया। आज हम इसी फेज में इसके सेकंड पार्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। ये भी आपका जो है 20 मार्क्स का होगा, जो पार्ट बी है। बच्चों ध्यान रखना, जब आपके पास बोर्ड का पेपर आएगा उसके अंदर पार्ट बी में ना, पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट बी में आप सबके लिए चॉइस आएगी, दो सब्जेक्ट दिए होंगे आपको। एक आपको दिया होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दिया होगा। आप क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है और उसी के क्वेश्चन जो उसमें सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट है ये 20 मार्क्स का होगा। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो 60 मार्क्स का होगा, यानी 60 प्लस 20 प्लस 20 आपके जो है वो प्रोजेक्ट वर्क होगी। प्रोजेक्ट वर्क के भी बारे में भी मैंने डिस्कस किया था आपको। आपने एक करंट ईयर की बैलेंस शीट लेनी है किसी कंपनी की, और वो मैंने बताया था निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं उसमें से आपने 5-5 का ग्रुप बनाना है। 5 स्टूडेंट्स जो है वो एक कंपनी को जो है डिस्कस करेंगे, और उस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्प से आपने उस बैलेंस शीट, उस कंपनी की बैलेंस शीट की रेशोज, कंपैरिजन, कॉमन साइज या कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी प्रिपेयर करना है, और हो सके तो उसको जो है फिगर्स भी उस पर जो है शो करना, और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आपने +1 में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया था वैसे ही आपने प्रोजेक्ट वर्क जो है बनाना है। नॉर्मली +2 में 3 प्रोजेक्ट वर्क होते थे, पर ड्यू टू कोविड-19 आपके इस बार सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट रखा गया है, दैट इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। पहले 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने होते थे, अब की बार आपने सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। आप ये भी कर सकते हो कि निफ्टी और सेंसेक्स की, निफ्टी और सेंसेक्स लेके जो है पर नहीं, आप इस अकाउंट्स में जो है आप इसी को कंटिन्यू रखना, जितना भी हो सके आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट लेना निफ्टी में से, और उस बैलेंस शीट के बेस पे आपने उस कंपनी के रेशोज वगैरह जो है वो रेशोज, कॉमन साइज, कंपैरिजन या कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी आपने उसमें प्रिपेयर करना है। आपका जो ये 20 मार्क्स का पार्ट है, इसमें देखिए 12 मार्क्स में आपका एक तो कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में आएगा, कंपनी की बैलेंस शीट। और ये कंपनी की बैलेंस शीट आपने बेटे, मैं बार बार कई बार इस पर डिस्कस कर चुका हूं, जो ये एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन के अंदर आइटम्स दी होंगी, आपने उसको कैसे सोल्व करना है जरा मैं 5 मिनट इस पर लगा दूं। देखिए ये 3 परफॉर्मेंस बनाने हैं आपने, यहां पे आइटम्स, उसके लिए मेजर है, और उसके बाद सब है। जो भी आइटम्स आपको बुक के अंदर दी होंगी, क्वेश्चन के अंदर दी होंगी, उसमें आपने उस आइटम का नाम लिखना है। जैसे मान लो स्टॉक लिख दिया, स्टॉक दिया होगा, डेटर्स दे सकता है, शेयर कैपिटल दे सकता है, मतलब वो मेन हेड्स जो है आपको वो इसमें क्वेश्चन में जो है एग्जांपल्स काफी दिए हुए हैं, 10-12 एग्जांपल्स के बाद आप देखोगे वो काफी दिए हैं उसमें इस तरीके से बनाया गया है, आइटम्स, मेजर हेड और सब हेड। आपने पेपर के अंदर भी अगर वो हेड्स दिए हुए हैं तो वो हेड्स इसी प्रकार से शो करने हैं। यहाँ पे आइटम लिखनी है, वो आइटम उसका मेजर हेड जैसे करंट एसेट्स है
और सब हेड में वो उसको क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये चीज आपने जो है इसके अंदर नोट करनी है। ये इसके अंदर मैंने देखा था बुक में एग्जांपल्स दिए हुए थे, ये एग्जांपल्स 18 एग्जांपल जैसे देखिए 18 एग्जांपल में जो है सेम वैसे ही दिया हुआ, आइटम्स दी हुई है और आइटम्स के बाद जो है उसके बाद मेजर हेड दिए हुए हैं और मेजर हेड जो है जैसे इसमें लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, आइटम्स के हेड के अंदर हमने सन्ड्री डेटर्स लिख दिए, उसके बाद करंट एसेट्स और उसके बाद ये किस इसका सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ये चीज आपने जो है ये चीज आपने लर्न करनी है भाई, जो एक आइटम है इसका मेजर हेड क्या है और इसका सब हेड क्या है, और इस चैप्टर के अंदर आपने कुछ भी लर्न नहीं करना, बाकी और सब कुछ छोड़ देना है। और इसमें ध्यान रखना बेटे, वेरी फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन के फर्स्ट पेज पे भी नहीं, हाँ ऑन पेज 1.5 आपको कुछ नोट दिया हुआ है सीबीएसई की तरफ से, उसमें कहा गया है भाई ये जो 11 आइटम्स हैं इनके बारे में आपसे बुक में पेपर के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस मान के चलो। बाकी आइटम्स आपने जो है इसकी लर्न करनी है, तो इसके अंदर आपने जितना भी हो सके आप उनको लर्न करो। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटे क्या आता है हमारा, भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस प्रकार से एनालाइज करेंगे। मेन आपका ये थ्योरी का है, आपका जो 20 मार्क्स का आएगा इसमें से बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज कंपैरिजन और रेशियो एनालिसिस, ये जो टॉपिक्स हैं ये टोटल 12 मार्क्स के आएंगे आपके, और 8 मार्क्स में आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। टोटल 20 मार्क्स का जो पेपर होगा ना उसमें 12 मार्क्स का एक पार्ट, इसके अंदर आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स आएंगे और जो लास्ट 6 चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपका अकेला 8 मार्क्स का रहेगा। और बच्चों मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं कि इसके अंदर जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि देखो हम सिर्फ परफॉर्मेंस यहां डिस्कस करेंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी है कि आप इनकी अगर आपको इसके परफॉर्मेंस लर्न हो गए तो आपको इसके चैप्टर्स करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये चैप्टर टोटली थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिसमें कॉमन साइज और कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को जो कंपैरिजन करेंगे वो सारे प्रैक्टिकल्स हैं, उसके अंदर वो परसेंटेज कैसे निकालनी है, जब वो हम उनके परफॉर्मेंस लर्न करेंगे उसके साथ आपको वो समझ में आ जाएगा भी कैसे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसको आपने बार 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 जो है इंप्लीमेंट करना है और वो परसेंटेज साथ साथ आते हैं। सिर्फ आपको परफॉर्मेंस का प्रॉपरली लर्न करना है और प्रीवियस ईयर करंट ईयर कैसे लिखते हैं, कैसे उसका इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे, कैसे उसकी परसेंटेज निकालेंगे, कॉमन साइज में हमें किस प्रकार से फॉलो करना है उसको आपने ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन करने में इसमें टेक्निकलिटी ज्यादा नहीं है इसके अंदर, बल्कि इसको जो प्रेजेंटेशन है वो इसकी अप्रोप्रिएट होनी जरूरी है। उसके ये चीजें जो है आपको इस बी पार्ट के अंदर ध्यान रखनी है। और जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी आपका बी पार्ट से रिलेटेड है, तो इसलिए भी आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस बुक को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से करें ताकि आप जो है प्रोजेक्ट बनाने में भी आपको इजी पड़े। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए भैया हम +1 से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? किसी भी साल के एंड पे हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो सोल ट्रेडर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे फर्म है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोई भी वो है, उनके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट
नेट इनकम ऑफ द एंटरप्राइजेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। उस टाइम ऑफ पीरियड पे वो इनकम कितनी इनकम है या लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। और ये इनकम स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं, इस स्टेटमेंट में हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जो बच्चों आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपने ये बड़े अच्छी तरह प्लस वन में बड़े अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस की हुई है। जो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट जो है, इट शोज द स्टेटमेंट, इट शोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, यानी देनदारियां कितनी है, वो सारी जो है बैलेंस शीट से शो की जाती है। वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेटे एनालाइज की जाती है, इसको एनालाइज करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है उसके अंदर बेटे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी बड़ी फिगर्स दी होती है, उनको सिंप्लीफाई करना, उनको एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसके लिए उनको जो है एनालाइज किया जाता है। और जो एनालाइज किया जाता है उसके अंदर टू नो द फाइनेंशियल वीकनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी ऑफ एंटरप्राइजेस, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में फाइंड आउट करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में फाइंड आउट करना। और एनालाइज करने का मतलब ये भी होता है कि उसकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोग्रेस कर रही है या वो डिक्लाइन हो रही है, या उसका ट्रेंड क्या है, या फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी तो वो उसका ट्रेंड क्या है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसको एनालाइज करने के हमारे पास दो मेथड है। वो दो मेथड कौन से बेटे? एक मेथड है आपका, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज किया जाएगा तो दो मेथड से एनालाइज किया जाएगा। एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल मेथड है बेटे, जो हॉरिजॉन्टल मेथड है बेटे, उस मेथड के अंदर ध्यान रखना बेटे, इसमें नंबर ऑफ ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन सालों को किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को, चाहे वो आपका प्रॉफिट है, चाहे लॉस है, चाहे सेल है, चाहे डेटर्स है, किसी भी उसका कई सालों को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सेल है, पहले साल क्या थी, अगले साल क्या थी, यानी इन सालों में बढ़ रही है, घट रही है, क्या ट्रेंड है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो है हॉरिजॉन्टली जो है उसको एनालाइज किया जाता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है एनालाइज किया जाता है। और दूसरा आता है इसमें बेटे वर्टिकल स्टेज। वर्टिकल स्टेज में क्या होता है बेटे, इसमें उसी करंट ईयर को, सिर्फ करंट ईयर को, एक साल के उसको जो है स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, एक साल की स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, किसी भी एक साल के उसको जो है एनालाइज, इसमें जो है मोस्टली कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ये दो टाइप के हैं। अब इसमें देखिए क्या कहता है, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर आर रिव्यू। नंबर ऑफ ईयर मतलब कई सालों को जो है इसमें रिव्यू किया जाता है। और इसमें देखा जाता है कि सेल फर्स्ट ईयर कितनी, सेकंड ईयर कितनी है, थर्ड ईयर कितनी है, फोर्थ ईयर कितनी है, और उसमें जो है इंक्रीजमेंट आ रहा है या डिक्रीजमेंट आ रहा है, या उसमें फ्लक्चुएटिंग है, कभी इंक्रीज आता है, कभी डिक्रीज आता है, या स्टेबल है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को जो है फॉलो करते हैं। और उसके बाद आता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल में मैंने आपको बताया, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए सिंगल ईयर और ऑन ए पर्टिकुलर डेट आर रिव्यू। किसी पर्टिकुलर डेट पे या फिर एक साल को उसको जो है सिर्फ रिव्यू किया जाता है वर्टिकल स्टेटमेंट। उसके बाद इसमें वैसे बात आती है ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, नीड्स क्या है, क्यों उसको जो है एनालाइज किया जाता है। उसको एनालाइज करने के हमारे जो पर्पस है, उसमें सबसे पहला कहता है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया
जो हमारी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट को बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है? टू नो द इनकम, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉफिट और लॉस कितना है, और वो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या फ्लक्चुएटिंग है, वो किस ट्रेंड में है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको उस इनकम स्टेटमेंट को जो है एनालाइज करना पड़ता है। इसमें क्या कहते हैं, टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न satisfactory earn on the funds invested in it, consistent with the maintaining of sound financial position. Financial analysis help in ascertaining whether adequate profits are being earned. मतलब ये वही चीज है जो हमने फंड्स उसके अंदर बिजनेस के अंदर लगाए हैं, वो फंड्स हमारे पोस्टर स्टेटमेंट से आएंगे और उन फंड्स को हम ये देखेंगे जो फंड्स हमने इकट्ठे किए हैं, क्या हमने उन सारे फंड्स को इकट्ठा सही तरीके से खर्च किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पास सरप्लस फंड पड़ा है। उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है टू मेजर द सोल्वेंसी क्वेश्चन। सोल्वेंसी मतलब साउंडनेस, हमारे बिजनेस की सोल्वेंसी क्वेश्चन क्या है। अब ये सोल्वेंसी क्वेश्चन जो होते हैं दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी क्वेश्चन जो है हमारी करंट पोजीशन को बोलते हैं। हमारे बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है, कितना हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है, कितनी करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लायबिलिटी है, क्या हमारे पास इतनी करंट एसेट्स है कि हम उनको बेच के अपनी करंट लायबिलिटीज की इजीली पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली जब इसके अंदर रेशो निकल जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि हमारी जो करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स मस्ट बी डबल द करंट लायबिलिटी। अगर हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल होंगी तब हम ये मान के चलेंगे हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है वो बहुत सही है। तो वो चीज फाइंड आउट करने के लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। हमारी सोल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, हमारी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कितना हमने लोन ले रखा है, कितने हमने जो है इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, और जो हमने लोन ले रखा है क्या हमारे पास सफिशिएंट फिक्स इनकम है कि हम उन इंटरेस्ट को जो है उसके इंटरेस्ट को जो है इजीली पे कर सके। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद कहता है टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना भी हमारे पास ओनर्स फंड कितना है, हमारे पास बोरोड फंड कितना है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, और वो रेशो प्रॉपर है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने लोन ज्यादा ले रखा है और ओनर्स फंड ज्यादा कम लगा रखा है, या ओनर्स फंड ज्यादा लगा रखा है और बोरोड फंड कम ले रखा है। मतलब इसकी भी एक पर्टिकुलर रेशो होती है। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पता चलेगी हमें, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी and equipment will be available from internal sources of the business or not। भाई जो हमने फिक्स एसेट वगैरह परचेज करनी है, वो फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, क्या वो हमारी क्या हम इंटरनली उन फंड उस फिक्स एसेट को परचेज कर सकते हैं, या हमें उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेना पड़ेगा तो कौन सा लोन हम लेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो सब चीज जानने के लिए हमें जो है उसका जो इंटरेस्ट आएगा, क्या वो इतनी इनकम है हमारी कि हर साल हम उसका इंटरेस्ट जो है वो इजीली पे कर सकते हैं। तो वो चीज जानने के लिए हमें जो है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है जानने के लिए हमें जो है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म। अब जो हमारे जैसी दूसरी फर्म्स हैं जो सेम बिजनेस कर रही हैं, जिन्होंने सेम पैसा बिजनेस में लगा रखा है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट जिसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उसके साथ उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो है वो सेम वे से प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट दोनों बनाते हैं। उनकी इनकम स्टेटमेंट और क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं भी हमारी वीकनेस कहाँ है,
क्या कारण है कि वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और उसका प्रॉफिट ज्यादा कमाने का रीजन क्या है, हम कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, उसको कंपेयर करने के लिए हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। उसमें क्या कहता है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस फर्म्स एंगेज्ड इन सेम ट्रेड। जो सेम ट्रेड में एंगेज्ड है उन दो फर्मों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। Such comparison helps in management to study the portion of their firms in respect of sale, expenses, profitability and working capital. इनसे रिलेटेड जो है हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अभी किसी पर्टिकुलर 10 लाख उसने लगा रखे हैं, बिजनेस में 10 लाख हमने लगा रखे हैं, पर उस फर्म का प्रॉफिट ज्यादा है। उस फर्म का ज्यादा प्रॉफिट होने के रीजन क्या है? क्या उसने एक्सपेंसेस कम कर रखे हैं? अगर उसने एक्सपेंसेस कम किए हैं तो किस फील्ड में उसने एक्सपेंसेस कमी है, कहां पे हम अपने एक्सपेंसेस को जाके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद कहता है टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। मैंने बताया था जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का जो नेट प्रॉफिट हमें अवेलेबल होगा, उस नेट प्रॉफिट में से फिक्स चार्जेस, टैक्स और डिविडेंड घटाने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है, सारा का सारा हम इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर देते हैं। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए एनालाइज करते हैं भी जो हमने लोन ले रखा है या जो हमने लोन लेना है उस लोन पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, क्या हमारे बिजनेस की इतनी फिक्स इनकम है कि उससे हम इंटरेस्ट का ऑन लोन जो है वो इजीली पे कर सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, चाहे कोई भी किसी भी पोर्शन में, चाहे फर्म को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को लॉस हो, वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पे करना पड़ता है। तो उसके लिए डिविडेंड कितना देंगे, कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं, कितनी इनकम हम होती है कि इतना डिविडेंड, तो हम फिक्स डिविडेंड जो है, ताकि इंटरनली हम उस डिविडेंड को फिक्स कर सके। उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ये इसको एनालाइज करना पड़ता है। उसको एनालाइज करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। उसके बाद कहता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब होता है बेटे, जो हमारा बिजनेस है वो किस दिशा में चल रहा है। क्या हम ईयर बाय ईयर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? क्या हम ईयर बाय ईयर लॉस अर्न कर रहे हैं? क्या हमारा कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस फ्लक्चुएटिंग है? वो ट्रेंड क्या है? उस ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद टू जज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। अब बच्चों आपको पता है किसी भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है कब फाइंड आउट होती है? उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से। जब कंपनी जो है ईयर बाय ईयर प्रॉफिट अर्न कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट है। और अगर वो प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट नहीं है। तो उस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। अब उसके बाद आते हैं इसकी यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। यूजेस में वो कहता है फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का हमें क्या फायदा होता है? उसके बाद हम ये होता है कि हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपना जो हमारे पास सरप्लस मनी पड़ी है, हमारे पास कितनी सरप्लस मनी है और उस मनी को हमने कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या हमने आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्ट करना है या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हम जो है इसमें डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। फिर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद एनालाइज करने के बाद कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा है, सफिशिएंट कैश पड़ा है, तो उसके लिए हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को हम अब क्रेडिट में सेल करें या ना करें। उसके लिए जो है डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, हमने अपने उनको कितना डिविडेंड देना है, वो डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए भी हम जो है इसमें ये इंटरनली हम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, जिससे हमारा रेगुलर प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिसके बेस पे हम जो है इंटरनल डिविडेंड फिक्स कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट उसके अंदर हम इसकी जो सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।